दोस्तों, भारत में एक लाइन बड़ी पॉपुलर है जो लगभग हर मिडिल क्लास परिवार ने बचपन से सुनी। बेटा, कुछ भी हो जाए, जमीन और घर के दाम कभी नीचे नहीं जाते। और यही वो लाइन है जिसने पिछले 20 सालों में करोड़ों लोगों को रियल एस्टेट के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन बन चुका है। क्योंकि आज ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बता रही है। एक तरफ बिल्डर लगातार लग्जरी टावर्स लॉन्च कर रहे हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के फ्लैट्स को ड्रीम लाइफस्टाइल और प्रीमियम लिविंग बताकर बेचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी ईएमआई, जॉब इनसिक्योरिटी और महंगाई के बीच अटका हुआ है। पहले लोग घर खरीदते थे रहने के लिए, अब लोग घर खरीद रहे हैं इस डर से कि अगर आज नहीं लिया तो जिंदगी भर नहीं ले पाएंगे। और यहीं से शुरू होता है भारत के रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा खेल, फियर, फोमो सेंटिमेंट और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का खेल। क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ ईंट पत्थर का बिजनेस नहीं है, ये साइकोलॉजी का बिजनेस है। अगर लोगों को लगे कि भविष्य शानदार है, सैलरी बढ़ेगी, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, तो लोग होम लोन लेकर फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन अगर डर बैठ जाए कि जॉब्स जा सकती है, ईएमआई बढ़ सकती है या फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो वही बायर अचानक गायब हो जाता है। यही वजह है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स अब बार बार कह रहे हैं कि हर प्रॉपर्टी गोल्ड माइन नहीं होती। नाइट फ्रैंक इंडिया की 2025 हाउसिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 8 सिटीज में करीब 3.48 लाख हाउसिंग यूनिट्स बिकी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट लगातार कमजोर होता गया, जबकि 1 करोड़ से ऊपर वाले फ्लैट्स की सेल्स तेजी से बढ़ी। यानी मार्केट अब मिडिल क्लास बायर नहीं चला रहा, बल्कि प्रीमियम इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ बायर्स चला रहे हैं। रिपोर्ट्स के माने तो कई बड़े शहरों में 1 करोड़ से ऊपर वाले फ्लैट्स की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इसका मतलब समझिए, भारत में अब रियल एस्टेट धीरे धीरे आम आदमी के हाथों से निकलकर लग्जरी एसेट बनता जा रहा है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। गुड़गांव, मुंबई, नोएडा और हैदराबाद जैसे शहरों में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि सर, लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, आज बुक नहीं किया तो कल रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेंट्री महीनों और सालों तक पड़ी रहती। मार्केट एक्सपर्ट्स इसे आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मॉडल कहते हैं। पहले लिमिटेड सप्लाई का डर पैदा करो, फिर फोमो बनाओ, उसके बाद रेट बढ़ाओ। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने ज़माने में सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता था ताकि लोग समझें कि फिल्म सुपरहिट है। आज वही खेल रियल एस्टेट में हो रहा है। और सबसे खतरनाक ट्रैप क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स खरीदना कई बार स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने जैसा है। प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क उससे भी बड़ा होता है। प्रोजेक्ट अटक सकता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस रोक सकती है, कोर्ट स्टे आ सकता है, बिल्डर का कैश फ्लो खत्म हो सकता है या फिर डेवलपर दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा घुमा सकता है। और आखिर में फंसता कौन है? खरीदार। कई मामलों में बायर्स ने 15वीं और 20वीं फ्लोर तक पेमेंट कर दी, लेकिन बिल्डिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर नहीं गई। यानी पेपर पर टावर खड़ा था, लेकिन रियलिटी में कहीं नहीं। यही वजह है कि हजारों होम बायर्स आज भी कोर्ट, कंज्यूमर फोरम्स और रेरा के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, रेरा आने के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, क्योंकि पहले पूरा सेक्टर लगभग वाइल्ड वेस्ट जैसा था। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेरा अभी भी कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बड़े डेवलपर्स के पास कंस्ट्रक्शन टीम से ज़्यादा बड़ी लीगल टीम होती है। यानी अगर बायर केस करे तो सालों तक मामला खींच सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा बढ़ते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो भी ब्रोकर या फिर डीलर आपको ये कहे कि रियल एस्टेट कभी नहीं गिरता, उससे तुरंत सावधान हो जाएं। क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी प्राइसेस हमेशा क्रैश करके नहीं गिरते। कई बार टाइम करेक्शन होता है, और वही सबसे खतरनाक होता है। 2015 से 2020 के बीच कई शहरों में यही हुआ। प्राइसेस ऊपर नहीं गए, लेकिन ईएमआई चलती रही, मेंटेनेंस लगता रहा, इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती रही। और 5 साल बाद ओनर को समझ आया कि उसकी रियल वेल्थ तो बढ़ी ही नहीं। यानी आपने करोड़ों रुपए का फ्लैट तो पकड़ कर रखा, लेकिन रिटर्न लगभग 0 मिला। यही वजह है कि आज कई फाइनेंशियल प्लानर्स और वेल्थ एडवाइजर्स खुलकर कह रहे हैं कि हर इंसान के लिए घर खरीदना ज़रूरी नहीं है। कई लोगों के लिए रेंटिंग ज़्यादा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान 40 लाख डाउन पेमेंट किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में डाल दे, तो वही पैसा अगले 5 साल म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी में 10 से 12% CAGR से बढ़ता है। वहीं कई मामलों में उसका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत में घर सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, ये इमोशनल डिसीजन है। अपना घर होना चाहिए, यही एक लाइन पूरी इंडस्ट्री को चलाती है। और बिल्डर्स इस इमोशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए हर प्रोजेक्ट को ड्रीम होम, लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्यूचर रेडी लिविंग जैसे शब्दों से बेचा जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है।
आज कई प्रीमियम सिटीज में होम लोन ईएमआई उस फ्लैट के रेंट से 2 से 3 गुना तक ज्यादा बैठ रही है। यानी अगर वही फ्लैट रेंट पर 45,000 महीने में मिल रहा है तो उसी फ्लैट की ईएमआई 1.2 लाख तक जा सकती है। और यही वजह है कि अब नई पीढ़ी ओनरशिप से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। खासकर आईटी सेक्टर और स्टार्टअप इकोनॉमी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स अब जॉब मोबिलिटी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर करियर शिफ्ट करना पड़ा, सिटी बदलनी पड़ी या फिर मार्केट स्लो हो गया तो प्रॉपर्टी बेचकर निकलना इतना आसान नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में एक क्लिक में एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में एग्जिट कई बार 2 से 3 साल तक नहीं मिलता। ऊपर से ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर कॉस्ट, मेंटेनेंस और टैक्स अलग से। और सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब सेलर को ब्रोकर कहता है कि सर मार्केट स्लो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, क्रूड ऑयल ऊपर चला गया, बायर नहीं मिल रहा। यानी जब खरीदना होता है तब मार्केट हमेशा बूम में होता है, लेकिन जब बेचने जाओ तो अचानक क्राइसिस शुरू हो जाता है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस ने 14 सालों का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसी समय कई रिपोर्ट्स में अनसोल्ड इन्वेंट्री और स्लो डिमांड की भी चर्चा हुई। यानी बाहर से मार्केट स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा था। फॉर्च्यून इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड लगातार कमजोर हो रही, जबकि प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या भारत का रियल एस्टेट मार्केट सच में स्ट्रांग है या फिर ये सिर्फ लग्जरी बबल बनता जा रहा है। और अगर मिडिल क्लास बायर धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो रहा तो आखिर आने वाले सालों में इतने महंगे फ्लैट्स खरीदेगा कौन। और यही सवाल हमें लेकर जाता है वीडियो के अगले हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि आखिर बिल्डर्स, ब्रोकर्स और बायर्स के बीच असली खेल कैसे चलता है और कैसे करोड़ों लोग ड्रीम होम के नाम पर फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट में सबसे खतरनाक चीज क्या है? बिल्डर, ब्रोकर या फिर बायर्स का लालच? सच कहें तो तीनों, क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग ईएमआई या फिर लीगल पेपर में नहीं बल्कि अपने दिमाग में करते हैं। जैसे ही किसी को सुनाई देता है कि भाई यहाँ अगले 3 सालों में दाम डबल हो जाएंगे, बस उसी पल इंसान इन्वेस्टर नहीं इमोशनल गैम्बलर बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है भारत के रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ट्रैप। ब्रोकर बोलेगा सर आज नहीं लिया तो कल 20 लाख महंगा हो जाएगा। बिल्डर बोलेगा लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, और बायर को लगेगा कि अगर अभी फ्लैट नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर मार्केट इतना ही हॉट होता तो भारत में लाखों फ्लैट्स अनसोल्ड क्यों पड़े? मुंबई में 2025 के दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस ने 14 सालों का रिकॉर्ड बनाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए। यानी बाहर से देखने पर लगा कि मार्केट आग की तरह दौड़ रहा है। लेकिन इसी वक्त एक दूसरी रिपोर्ट क्या कह रही थी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री भी लगातार बढ़ रही है। यानी प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो हो रहे हैं, बुकिंग्स दिख रही, लेकिन फाइनल बायर उतनी तेजी से नहीं आ रहे। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स अब सीधे कह रहे हैं कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट अब 2 हिस्सों में टूट चुका है। पहला अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी मार्केट और दूसरा स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास मार्केट। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट की भी माने तो 50 लाख से नीचे वाले फ्लैट्स की डिमांड में करीब 17% की गिरावट आई, जबकि 1 करोड़ से ऊपर वाले घरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई है और कई शहरों में प्रीमियम हाउसिंग कुल सेल्स का 50% तक पहुंच चुका है। यानी साफ है कि मिडिल क्लास खरीदार अब धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो रहा है। पहले जो आदमी 60 लाख का फ्लैट लेने का सपना देखता था, आज वही रेंट पर रहकर एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने के बारे में सोच रहा है। और यहीं से शुरू होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चर्चा। मान लीजिए किसी इंसान ने 40 लाख डाउन पेमेंट देकर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद लिया। अब अगले 5 साल वो ईएमआई देगा, रेंट भी देगा, अगर पोजेशन डिले हुआ तो मेंटेनेंस भी देगा, रजिस्ट्रेशन और इंटीरियर कॉस्ट अलग से। लेकिन अगर वही 40 लाख इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड्स में 10 से 12% CAGR से बढ़ते तो कई मामलों में उसकी वेल्थ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती थी। लेकिन समस्या फाइनेंशियल कैलकुलेशन की नहीं, समस्या इमोशंस की है। भारत में अपना घर होना चाहिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक सामाजिक दबाव भी है। शादी करनी है, अपना घर होना चाहिए। रिश्तेदारों में इज्जत चाहिए, अपना घर होना चाहिए। बच्चा स्कूल जाएगा, अपना घर होना ही चाहिए। और इसी इमोशन को पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है। बिल्डर आपको लाइफस्टाइल बेचता है, ब्रोकर आपको डर बेचता है और बायर खुद का सपना बेच देता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा मिथ क्या है जानते हैं? ब्लू चिप बिल्डर मतलब गारंटीड क्वालिटी। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। भारत में कई ब्रांडेड डेवलपर्स पर लगातार पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लीकेज, वाटर सीपेज, टाइल डैमेज, डिलेड पोजेशन और मेंटेनेंस इश्यूज के आरोप लगते रहे।
कई खरीदारों का कहना है कि उन्होंने ब्रांड देखकर प्रीमियम प्राइसेस दिए, लेकिन पोजेशन के बाद क्वालिटी वैसी नहीं निकली जैसी एड्स में दिखाई गई थी। यानी भारत में आज स्थिति ये हो चुकी है कि खरीदार की एक्सपेक्टेशंस इतनी नीचे गिर गई हैं कि लोग अब सिर्फ इतना सोचते हैं कि कम से कम घर तो मिल गया। यानी क्वालिटी अब बोनस बन चुकी है, और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब मार्केट में खरीदार की एक्सपेक्टेशन गिर जाती है तब इंडस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी भी नीचे आ जाती है। अब सवाल आता है कि खरीदार करे तो करे क्या। दोस्तों, सबसे पहले फोमो में खरीदना बंद करिए। अगर कोई ब्रोकर कहे कि आज आखिरी मौका है तो समझ जाइए कि शायद यही सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। दूसरा कि बिल्डर के पिछले 5 प्रोजेक्ट्स जाकर ज़रूर देखें, सिर्फ ब्रोशर मत देखें और वहाँ रहने वाले रेजिडेंट से भी बात करें। तीसरा है लीगल एग्रीमेंट खुद पढ़ें या फिर लॉयर से पढ़वाएं। दरअसल कई एग्रीमेंट्स में इतने हिडन क्लॉज होते हैं कि खरीदार को बाद में पता चलता है कि डिले होने पर बिल्डर की लायबिलिटी लगभग 0 है। चौथा है रेरा हिस्ट्री चेक करें, कितने केसेस चल रहे हैं, कितने डिलेज हुए, ये सब कुछ। पांचवा है कि कौन सा बैंक फाइनेंस कर रहा है। अगर बिल्डर को लोन बहुत हाई इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो समझ जाइए कि मार्केट भी उसे रिस्क ही मान रहा है। और सबसे ज़रूरी एग्जिट स्ट्रैटेजी सोचिए, क्योंकि भारत में प्रॉपर्टी खरीदना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल। स्टॉक मार्केट में एक क्लिक में एग्जिट हो सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में कई बार 2 से 3 साल या कई बार उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और जब बेचने जाओ तब ब्रोकर वही बोलेगा कि सर अभी ईरान वॉर चल रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, मार्केट स्लो है। यानी जब खरीदना होता है तब हमेशा बूम होता है, लेकिन जब बेचने जाओ तो अचानक क्राइसिस शुरू हो जाता है। और यही रियल एस्टेट का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको हमेशा यही महसूस कराया जाता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी क्राइसिस कितना बड़ा होता है। यही वजह है कि आज भारत के कई शहरों में लोग पेपर पर करोड़पति हैं, लेकिन कैश फ्लो क्राइसिस में अटके हुए हैं। उनके पास फ्लैट है लेकिन बायर नहीं। यही वजह है कि अब कई एनालिस्ट रियल एस्टेट को वेल्थ क्रिएशन से ज़्यादा वेल्थ लॉकिंग एसेट कहने लगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग की हालत कमज़ोर होती जा रही है। रेडिट और कई दूसरे इंडस्ट्री डिस्कशंस में भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कई बड़े डेवलपर्स के पास हज़ारों करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई। वहीं कुछ मामलों में तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा के अनसोल्ड स्टॉक का भी जिक्र हुआ। यानी बाहर से चमकता हुआ दिखने वाला मार्केट अंदर से प्रेशर में है। और यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट्स भी बार बार कह रहे हैं कि आने वाले समय में रियल एस्टेट मार्केट का असली टेस्ट होगा अफोर्डेबिलिटी। क्योंकि अगर मिडिल क्लास खरीदार ही मार्केट से बाहर हो गए तो आखिर इतने महंगे फ्लैट्स खरीदेगा कौन? इन्वेस्टर्स, एनआरआईज, एचएनआईज? शायद कुछ समय तक हाँ, लेकिन किसी भी मार्केट को लंबे समय तक चलाने के लिए एंड यूज़र ज़रूरी होता है। और अगर एंड यूज़र कमज़ोर पड़ जाए तो फिर मार्केट सिर्फ स्पेकुलेशन बनकर ही रह जाता है। यही कारण है कि आज भारत का रियल एस्टेट सेक्टर अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ लग्जरी बूम दिख रहा है तो दूसरी तरफ ईएमआई स्ट्रेस, अनसोल्ड इन्वेंट्री और अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस बढ़ रहा है। और आने वाले 5 साल तय करेंगे कि भारत का प्रॉपर्टी मार्केट वाकई वेल्थ क्रिएशन मशीन बनेगा या फिर धीरे धीरे एक ऐसे बबल में बदल जाएगा जहां सिर्फ बिल्डर और ब्रोकर पैसा बनाएंगे और मिडिल क्लास खरीदार ईएमआई के जाल में फंसता चला जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम डीप एनालिसिस वीडियोज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।